प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में डायकोटॉमी की, और डायकोटॉमी में सिस्टमेटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी की डायकोटॉमी की। जैसे कि मैंने बताया कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जो जनरल ज्योग्राफी है वो पृथ्वी को एक यूनिट के तौर पर स्वीकारते हुए और उसके समस्त तत्वों का अध्ययन करने में विश्वास रखती है, जबकि रीजनल ज्योग्राफी के जो एडवोकेट्स हैं वो विद्वान ये मानते हैं कि यदि प्रदेश विशेष का माइन्यूट अध्ययन नहीं किया गया, सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया गया, तो भूगोल अपने संपूर्ण स्वरूप में अध्ययन नहीं कर पाएगी, भूगोल अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगी। ये जो द्वैतवाद है ये विद्वानों में चलता रहा है, लंबे समय से चलता रहा है। और खासकर एक चीज़ और इसमें आती है कि जब हम जनरल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसका मतलब, जैसे कि हमबोल्ट ने एम्फसाइज किया, कि वो उसका मतलब फिजिकल ज्योग्राफी हो जाता है, क्योंकि विश्वव्यापी तौर पर, विश्वव्यापी स्तर पर अगर हम बात करते हैं अध्ययन की, तो सबसे ज़्यादा उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन होता है, चाहे हम जलमंडल की बात करें, स्थल मंडल की बात करें या वायुमंडल की बात करें। लेकिन जहां मानव उसमें इन्वॉल्व होता है वहां हम रीजनल ज्योग्राफी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि विश्व में मानव समुदाय का जो वितरण है, जनसंख्या का जो वितरण है, वो हर जगह अलग अलग है। चाहे उसकी डेंसिटी की बात करें, चाहे उसकी नंबर की बात करें, चाहे हम उसकी क्वालिटीज़ की बात करें, जीवन शैली की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, मानवीय जो सांस्कृतिक परिदृश्य है उसके किसी भी आयाम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इतनी विविधता मिलती है कि उसमें प्रादेशिक भूगोल के उपागम के द्वारा अध्ययन करना अवश्यम भावी हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे विद्वान प्रादेशिक भूगोल को एडवोकेट करते हैं। अगर हम बहुत गहराई से देखें, या जितने भी भूगोलवेत्ता रहे हैं इस विषय पर बात करते हुए, उनको सबको ध्यान से अगर हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि वस्तुतः न तो जनरल ज्योग्राफी अपने आप में परिपूर्ण है, न ही रीजनल ज्योग्राफी अपने आप में परिपूर्ण है। क्योंकि अगर हम संपूर्ण पृथ्वी का एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से ये सही है कि बहुत छोटे क्षेत्र का अध्ययन उसमें अछूता रह जाएगा, उसमें छोटे मानव समुदाय की जीवन शैली अधूरी रह जाएगी। हम किसी जाति प्रजाति, किसी मानव समुदाय के अर्थव्यवस्था को अध्ययन नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने आर्थिक पक्ष का अध्ययन नहीं किया तो निश्चित रूप से मानव पर्यावरण अंतर संबंधों का जो अध्ययन है वो अपने आप में अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के अध्ययन से ही सांस्कृतिक परिदृश्य निर्मित होता है, और वो सांस्कृतिक परिदृश्य मनुष्य से संबंधित है। मनुष्य को अगर हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो हमें रीजनल ज्योग्राफी की ओर उन्मुख होना ही पड़ेगा। तो सही अप्रोच ये है कि हम फिजिकल ज्योग्राफी के तौर पर जब हम विश्वव्यापी अध्ययन करते हैं तो हम, जैसा कि पूर्ववर्ती विद्वानों ने ये बात कही भी, उसका जिक्र भी किया, कि हम जनरल प्रिंसिपल्स जरूर तैयार करें, या हम उस विश्वव्यापी अध्ययन के आधार पर हम पृथ्वी को एक ग्लोब मानकर, एक आकाशीय नक्षत्र मानकर, ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानकर हम उसकी ब्रह्मांड में स्थिति की बात कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और क्योंकि उसके अन्य नक्षत्रों के साथ, उसके अपने सौरमंडल में उसकी जो स्थिति है उसके अनुसार उसमें जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी जलवायविक, स्थलमंडलीय या जलमंडलीय परिवर्तन आते हैं, उनका अध्ययन किया जाना सबसे पहले तो जरूरी है, और उस आधार पर हम जनरलाइज प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के द्वारा दिन रात बनने की प्रक्रिया होती है और मौसम बनने की प्रक्रिया होती है। ये आप जानते हैं, आप फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ चुके हैं। ऋतुएं कैसे बनती हैं, मौसम कैसे बनते हैं, ऋतु और मौसम में अंतर क्या होता है, दिन और रात की प्रक्रिया कैसी होती है, ये पृथ्वी की गतियों के कारण है। अब अगर इसी पृथ्वी का जो स्वरूप है, पृथ्वी का जो परिक्रमण है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ेंगी, कब तिरछी पड़ेंगी, ये जो ऋतुएं हैं, इन्हीं के आधार पर ताप कटिबंधों की रचना हुई है, या ताप कटिबंधों की अवधारणा सामने आई है। और इन्हीं ताप कटिबंधों के आधार पर, या इसी तापमान वितरण, या कहना चाहिए कि सूर्यातप वितरण के आधार पर, हमने इंसोलेशन भी पढ़ा है, उनके आधार पर पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की अवधारणा का विकास किया गया। और पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की जो अवधारणा डेवलप हुई, उसी आधार पर पृथ्वी पर सनातनी पवनों की अवधारणा डेवलप की गई। और ये सारे जो तत्व हैं, ये पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी को एक यूनिट मानकर उसकी जलवायु दशाओं का विवरण देते हैं। अब इस आधार पर हम जनरल प्रिंसिपल्स बना सकते हैं कि जहां तापमान ज़्यादा होता है वहां वायुदाब कम होता है, जहां तापमान कम होता है वहां वायुदाब ज़्यादा होता है। इस तरीके के जनरल प्रिंसिपल्स हम बना सकते हैं। अब हम किसी क्षेत्र विशेष का जब अध्ययन करेंगे, मान लीजिए हम भारत का अध्ययन करते हैं, तो ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए।
और रहता है। जब हम मॉनसून का जिक्र करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून पढ़ते हैं, तो ये बात हमारे दिमाग में रहती है कि जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ प्रेशर लो होगा, और जहाँ टेम्परेचर लो होगा वहाँ प्रेशर हाई होगा। इसी आधार पर मॉनसूनी पवनों के मूवमेंट की, साउथ वेस्ट मानसून की और नॉर्थ ईस्ट मानसून की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो एक जनरलाइज कंसेप्ट डेवलप हुआ और उस जनरलाइज कंसेप्ट को हमने एक रीजन पर अप्लाई किया, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन डायकोटॉमी का जहाँ तक सवाल है, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि न तो जनरल ज्योग्राफी अपने आप में परिपूर्ण है और ना ही रीजनल ज्योग्राफी अपने आप में परिपूर्ण है। हम अगर सिर्फ जनरल ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, जहां मानव कहीं नहीं है, जहां सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स हैं, तो हम भौतिकी के नियमों का प्रतिपादन तो कर लेंगे, लेकिन ये सच है कि मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप की स्टडी जो ज्योग्राफी है, उस पहलू पर हम नहीं जा पाएंगे। और जैसे ही मानव इन्वॉल्व होगा उस अध्ययन में, वैसे ही हम रीजनल ज्योग्राफी की ओर उन्मुख होंगे, हमें होना पड़ेगा। तो जनरल ज्योग्राफी रीजनल ज्योग्राफी के बिना बेकार है। जब तक उन सिद्धांतों का, जब तक उन प्रिंसिपल्स का हम प्रैक्टिकली किन्हीं प्रदेशों पर एप्लीकेशन नहीं देख लेते हैं, उसकी व्यावहारिकता नहीं देख लेते हैं, कैसे वो मानव या जंतु जगत को प्रभावित कर रही हैं वो प्रिंसिपल्स या वो प्रक्रियाएं, तब तक वो अध्ययन अपने आप में परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जनरल ज्योग्राफी को रीजनल ज्योग्राफी का संबल हमेशा चाहिए। अब हम आते हैं रीजनल ज्योग्राफी पे। क्या इसका मतलब ये हुआ कि रीजनल ज्योग्राफी ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। रीजनल ज्योग्राफी ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम सिर्फ रीजनल ज्योग्राफी पे जाएं, जनरल ज्योग्राफी को छोड़ दें, हम ये कहें कि पृथ्वी का इतने बड़े विस्तार का एक यूनिट के तौर पर अध्ययन करना संभव नहीं है और उपयोगी भी नहीं है, तो हम ये माने कि हमें तो राजस्थान का अध्ययन अलग करना है, राजस्थान में भी जयपुर का अलग करना है, अलवर का अलग करना है, अलवर में भी राजगढ़ का अलग करना है, थानागाजी का अलग करना है। अगर हम इस अप्रोच के तहत चलते हैं, अगर हम रीजनल ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो ऐसे में ये होगा कि उस छोटे पैमाने पर जितने तत्व मौजूद हैं या जितने प्राकृतिक तत्व क्रियाशील हैं, हमारा अध्ययन बस वहीं तक सीमित रह जाएगा। बहुत बार तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हवा यहाँ क्यों आई, क्यों चली, इस मौसम में टेम्परेचर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको वर्ल्ड वाइड परिस्थितियों का तो ज्ञान ही नहीं है और हमने वो लेना ही नहीं चाहा। हम अगर लू की बात करते हैं, हम अगर मॉनसून की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्यापारिक पवनें कैसे चलती हैं, पछुआ पवनें कैसे चलती हैं, और लोकल विंड्स का क्या स्वरूप रहता है, प्रेशर के जो पीछे सिद्धांत हैं, जो वायुमंडलीय दबाव के जो सिद्धांत हैं, वो क्या कहते हैं। जब तक हमें ये पता नहीं होगा, हम मॉनसून का मैकेनिज्म यांत्रिकी नहीं समझ सकते, तब तक हम लोकल विंड्स की परिस्थितियां नहीं समझ सकते। अगर हमें भूमध्य सागरीय कृषि का अध्ययन करना है, अगर हमें भूमध्य सागरीय कृषि पर कॉन्सेंट्रेट करना है, उसका विश्लेषण करना है, या उसको व्यावहारिकता से अप्लाई करना है उन क्षेत्रों पर जहां भूमध्य सागरीय कृषि संभव है, तो वो भूमध्य सागरीय जलवायु के ज्ञान के बिना बेकार है। और भूमध्य सागरीय जलवायु का ज्ञान हमें तब हो सकता है जब हमें व्यापारिक पवनों, पछुआ पवनों की परिस्थितियों और वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण की अवधारणा का ज्ञान हो। जब तक ये नहीं होगा, तब तक हम भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं समझ सकते, और चूंकि भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं समझ सकते, तो हम भूमध्य सागरीय कृषि और उससे होने वाली जो उससे जुड़ी हुई जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं, उन पर कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, और उसके द्वारा जो मानव परिदृश्य, जो सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण हो रहा है, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें पछुआ पवनों, व्यापारिक पवनों के प्रवाह का, हमें वायुदाब पेटियों के स्वरूप का, वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण के स्वरूप का, उसके पीछे छिपे कारणों का, इन सब का ज्ञान और विश्लेषण करना जरूरी होता है, जो फिजिकल ज्योग्राफी के जनरलाइज प्रिंसिपल से संभव है और जो पृथ्वी को एक यूनिट मानकर ही अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए यहाँ रीजनल ज्योग्राफी को अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने में, अपने प्रदेश को समझने के लिए यहाँ उसको जनरल ज्योग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, उसका संबल चाहिए होता है। तो इसलिए मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक ही अध्ययन के दो एक्सट्रीम्स हैं, दो किनारे हैं, दो पराकाष्ठाएं हैं, अगर हम जनरल ज्योग्राफी की और हम रीजनल ज्योग्राफी की एक्सट्रीम अप्रोच की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हमें भूगोल को अपनी परिपूर्णता के साथ अध्ययन करना है, तो जनरल और रीजनल ज्योग्राफी को परस्पर साथ लेके चलना पड़ेगा, समानांतर रूप से उनका अध्ययन करना पड़ेगा, और इन दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हुए अध्ययन करना पड़ेगा। और जब हम ज्योग्राफिकल स्टडीज का डेवलपमेंट देखते हैं, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जब उसका
का डेवलपमेंट देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये दोनों समानांतर ही चल रहे हैं, एक दूसरे का संबल बन के चल रहे हैं, एक दूसरे का पूरक बनकर चल रहे हैं। तो ये एक दूसरे को परिपूर्णता प्रदान करते हैं और दोनों मिलकर भूगोल को एक अध्ययन, एक विषय के रूप में परिपूर्णता प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये द्वैतवाद तो है, लेकिन द्वैतवाद हमेशा तभी होता है जब दो चीज़ें एक्सट्रीम होती हैं, जब उनमें एक मध्यम मार्ग, जब हम एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो द्वैतवाद नहीं रहता। द्वैतवाद को हम परस्पर समेट कर सौहार्दपूर्ण तरीके से, सामंजस्यपूर्ण तरीके से अपने अध्ययन के लिए सुविधाजनक बना सकते हैं। यही स्थिति जर्नल वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी के द्वैतवाद की है और होनी चाहिए। अगर हम एक एक्सट्रीम पर जाएंगे तो हम अपने अध्ययन को लेके बहुत कुंद हो जाएंगे, जो किसी भी विषय के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि दोनों तरह के जो उपागम हैं, वे दोनों क्रमबद्ध ज्योग्राफी हो या वो प्रादेशिक भूगोल हो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों उपागमों को साथ लेकर ही विषय का संपूर्णता के साथ अध्ययन किया जा सकता है। अगली डायकोटोमी की बात, अगले द्वैतवाद की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।